हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत ही जोश और होश के साथ चल रही होगी। और पता है कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील होता है, बट आपको लगे रहना है और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है कि जैसे ही एग्ज़ाम डेट, वैसे तो एग्ज़ाम डेट आ गई है, बट इन केस अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा भी डिले होता है तो उस चक्कर में भी आपको डीमोटिवेट तो नहीं होना है। ठीक है, तो पिछले कुछ दिनों से मैं आपको वीडियोस अवेलेबल नहीं करा पा रही थी और आई एम सॉरी फॉर डैट। कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी कराऊँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टॉप 10 टिप्स फॉर अ स्टेनोग्राफ़र। तो मैं आपको आज 10 टिप्स देना चाहती हूँ जो एक अच्छे स्टेनोग्राफ़र को ज़रूर फॉलो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये 10 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी स्टेनोग्राफ़र के लिए। तो आइए चलते हैं मेरी पहली टिप की ओर। तो ये है मेरी पहली टिप, जो है टेकिंग रेगुलर मॉक्स। ठीक है, अब देखिए, आपको मैं इसकी इम्पोर्टेंस समझाती हूँ कि मॉक टेस्ट देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और मॉक्स नहीं दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम के 10 दिन पहले या 15 दिन पहले से मॉक शुरू करूँगा या करूँगी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये पता है कि आपको सब कुछ आता है, आपको सारी ग्रामर आती है, आपको सब कुछ आता है, इडियम्स फ्रेजेस आते हैं, आपने वो कैप्स बहुत अच्छे से याद किए हैं। बट वेट, अगर अगर आप मॉक के टाइम पे, यानी कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं उस टाइम पे, उस प्रेशर में अगर आप वो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, ठीक है, डैट मीन्स कि आप वो चीज़ भूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है। ऑल राइट, और इसलिए आपको रेगुलर मॉक देते रहना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, देखिए जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो आप सिर्फ पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप मॉक्स देते हैं तो होता क्या है कि आप उसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, और जब अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से आपको आइडिया मिलता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है। ओके, चलते हैं सेकंड टिप की ओर। मेरी जो सेकंड टिप है वो है कंसिस्टेंसी। देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, चाहे वो किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस्ड हो या किसी और एग्ज़ाम पे फोकस्ड हो। जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफ़र का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो और सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स हैं, अभी सीपीओ एसआई की नोटिफिकेशन आई थी। तो आपको क्या करना है, अगर आप सारे एसएससी की एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट मिसिंग होता है स्टेनोग्राफ़र में, वो है मैथ्स। ठीक है, लेकिन सीपीओ में एंड सीएचएसएल में, सीजीआर में मैथ्स आती है। तो बाकी तीनों सेक्शन सेम रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका मैथ्स का फ़र्क होता है। तो आपको कंसिस्टेंसी इसलिए रखनी है कि आप जो अपनी जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको लगातार पढ़िए। ठीक है, ये मत करिए कि आप तुरंत एक एग्ज़ाम से स्विच करके दूसरे एग्ज़ाम पर जा रहे हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। तो आपको करना ये है कि आप कंटिन्यूअसली उस एग्ज़ाम, जैसे कहते हैं ना कि आपको आपको मछली की आँख पे अपना निशाना लगाना है। ठीक है, आपको बस अपना एम देखना है और कुछ भी नहीं देखना। तो कंसिस्टेंसी इन सेंस में ज़रूरी है कि आप अपने सारे एग्ज़ाम्स को साथ में लेकर, उन सारे अलग अलग टॉपिक्स डिवाइड करके, जो कॉमन टॉपिक हैं उनको भी लेके, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनको भी लेके, साथ में आपको सब कुछ लेके चलना है। ठीक है, और ये भी नहीं करना है कि आप एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दूसरी चीज़ पे कम फोकस कर रहे हैं, तो यहीं पे जो होती है हमारी मेन गलती आती है। ठीक है, थर्ड मेरा जो है वो है डू नॉट फोकस ओनली ऑन शॉर्ट हैंड। ठीक है, अब मैं ये उन बच्चों के लिए कहूँगी जिनको लगता है कि सिर्फ शॉर्ट हैंड करने से ही आपका प्री निकल जाता है। ठीक है, नहीं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कोई पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी करता है, ठीक है, तो वो अपने फ़िज़िकल पर इतना ध्यान देता है कि मैं दौड़ लूँ, जंप कर लूँ और अपनी सारी चीज़ें फ़िटनेस मेंटेन कर लूँ, फ़िज़िकल वो एक्टिविटीज़ पे बहुत ध्यान दे रहा है। लेकिन उसकी गलती क्या होती है, वो रिटन पे फोकस ही नहीं करता है। तो आप तो फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई करेंगे, लेकिन उसके बाद आप रिटन में लटक जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, बुरा ही लगेगा। इससे अच्छा है कि दोनों की तैयारी साइमल्टेनियसली करिए, साथ साथ करिए। ठीक है, तो यही मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट हैंड पर फोकस मत करें। आप अपने को ऐसा बैलेंस करिए कि आपकी शॉर्ट हैंड भी रेडी हो चले और साथ में आप
आपकी जो प्री की प्रिपरेशन है वो भी कंटिन्यूअसली चलती रहे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप दोनों ही स्टेप में आगे रहेंगे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शॉर्ट हैंड रिटन के साथ नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो उनमें मैं भी हूँ। तो मैंने सीधा साधा शॉर्ट हैंड अपनी क्विट कर दी थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो फोकस है वो सिंगल माइंडेड फोकस है, तो मैं एक तरफ फोकस कर सकती हूँ। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम किसी की हो रही है तो प्लीज़ आप एक तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, और इतना ज़्यादा शॉर्ट हैंड पे मत फोकस करिए, इतनी ज़्यादा स्किल की टेंशन मत लीजिए कि स्किल क्वालिफाई नहीं हुआ है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं, आपको क्या करना है, आपको इतना स्ट्रॉन्ग अपना प्री बनाना है, इतने मार्क्स स्ट्रॉन्ग करने हैं कि आपको उसके बाद अगले अटेम्प्ट के लिए सोचने का मौका ही ना मिले। ठीक है, अपना एम यही रखिए। नेक्स्ट जो मेरा है, फोर्थ जो टिप है मेरी, वो है डोंट रीड टू मैनी बुक्स। ठीक है, जैसे कि मैं बताती हूँ, आपने एक बुक ली, ठीक है, एमबी पब्लिकेशन की कोई बुक ली, फिर आपको पता चला किरण भी आती है, आपने वो भी ले ली, आपको पता चला एसपी बख्शी की आती है, वो भी ले ली, अरिहंत की आती है, वो भी ले ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी भी बुक्स हैं आपने परचेज करके रख ली। अब आप क्या कर रहे हैं कि एक ख़त्म आपने की एमबी पब्लिकेशन, फिर आप तुरंत स्विच कर गए नेक्स्ट पे, किरण पे, तो आपने किरण पूरी सॉल्व करी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पे स्विच कर गए, तो आपने क्या किया, 4 बुक्स तो कवर कर ली, लेकिन उन चारों में से आपको याद जो रहेगा वो मुश्किल से 20% या 30% रिमेनिंग रहेगा आपके माइंड में। क्यों? क्योंकि हम क्या है, ह्यूमंस हैं, तो हमारा दिमाग कुछ ऐसा बना है कि जो चीज़ हम बार बार, जैसे आप किसी सॉन्ग को सुनते हैं तो वो सॉन्ग की जो लिरिक्स होती हैं तो वो आपको जैसे धीरे धीरे सुनते जाते हैं आपको याद हो जाती हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे लागू होती है। आपको क्या करना है कि कई बुक्स नहीं पढ़नी है, बल्कि एक ही बुक को कई बार पढ़ना है। ठीक है, जब तक आप एक बुक को कई बार नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कोई जीनियस तो है नहीं कि आप एक बार पढ़ लिया आपने, आपके माइंड में फिक्स होगी वो चीज़ हो सकता है एग्ज़ाम आते आते आप भूल जाएं। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रही कि एक सोर्स पर डिपेंड करना है, नहीं, लेकिन जितने भी सोर्स रखने हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है कि एटलीस्ट दोबारा आपको जब आप बुक देखें आपको ये ना लगे कि अरे मैंने तो ये छोड़ दिया, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं। तो ये चीज़ है कि डोंट रीड टू मैनी बुक्स। ठीक है, बल्कि एक ही बुक को जितनी बार हो सके उतना कवर करिए। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है सेल्फ असेसमेंट की। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे। ठीक है, पार्टिकुलरली मैं एसएससी स्टेनोग्राफर की बात नहीं कर रही, मैं हर उस एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ जिस एग्ज़ाम में कंपटीशन तगड़ा रहता है एंड आपको मेहनत बहुत करनी रहती है। कभी कभी ऐसा आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे बोलते हैं मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं कट ऑफ से बस 2 या 3 नंबर रह गया। तो ये उस केस में होता है जब आप अपनी गलती को नोटिस नहीं कर पाते, एंड जब आप गलती को नोटिस नहीं करेंगे, उसे ढूंढेंगे नहीं, तब आप उसको इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपनी गलतियाँ पता करना है, जिसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट कैसे होता है, देखिए, जब आप मॉक्स देते हैं, आपको मॉक्स किस लिए मैं बार बार कहती हूँ, मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि जब आप कोई भी मॉक टेस्ट देते हैं ऑनलाइन, उसके बाद जब क्वेश्चंस रॉन्ग आप देखते हैं तो उन क्वेश्चंस, इनकरेक्ट क्वेश्चंस को देखकर आपको ये अंदाज़ा आना चाहिए कि आखिर कौन सा सेक्शन है जो मैंने सबसे ज़्यादा, जिसमें कम मार्क्स गेन किए हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं जिनका एक्टिव पैसिव नहीं क्लियर है, या फिर जैसे आप मानिए कोई एक टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक है, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या क्लोज पैसेज है, तो जब आप उस क्वेश्चन में, उन क्वेश्चन में देखेंगे कि इन क्वेश्चन में ही मैंने क्यों गलती की है, या किस क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और क्वेश्चंस के कंपैरिजन में, तो आप जब ये देखेंगे कि मेरा एक्टिव और पैसिव टॉपिक जो है वो मेरा बहुत ही वीक एरिया है, तो मुझे वो स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आप उस पर मेहनत कर पाएंगे। ऐसे क्या है, अगर आपने मॉक दे दिया है, उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आप उसको एसेस नहीं करते हैं, डैट मीन्स कि आपको अपनी गलती का पता ही नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो आप उसे इम्प्रूव भी नहीं कर पाएंगे, और फिर वही गलती आप रिपीट करेंगे अपने एग्ज़ाम हॉल में, और फिर आप कहिएगा कि इतने इतने नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक गया। ऑल राइट, मेरा नेक्स्ट जो टिप है, मेरी नेक्स्ट टिप है 6, इसी से रिलेटेड है वो एनालिसिस ऑफ मॉक्स। तो मॉक्स का जो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मॉक्स अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे, सबसे पहले तो आपको अपनी वीक एरियाज़ नहीं पता चलेंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
सेकेंडली कि आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ भी नहीं पता चलेंगे। हो सकता है कि आप किसी वीक एरिया के बजाय आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ पे फोकस कर रहे हो। क्योंकि वो आपको आता है। और जो चीज़ आती रहती है, देखिए ऐसा ही होता है हमारे साथ, जो चीज़ हमें आती रहती है, जिस टॉपिक में इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट किस टॉपिक में आता है, जो चीज़ हमें अच्छे से आती है, तो हम उसी पे बार बार फोकस करते हैं कि नहीं, आज इसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैं यही कर लेता हूँ, ये गलत वाले क्वेश्चन मैं बाद में देख लूँगा। तो ये चीज़ हो सकता है आप मिस्टेक करें। और क्या आप कर सकते हैं मॉक्स में आपकी जो हैबिट बनती है 2 घंटे लगातार बैठने की, ठीक है, लगातार बैठने की, वो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से रेडी करती है, ठीक है। ताकि आप, अगर ऐसा ना हो कि आपको वहाँ 2 घंटे कंटिन्यूसली बैठना पड़े, तब आपको कुछ प्रॉब्लम होने लगे या आपको हेडेक होने लगे या भूख लगने लगे, तो इन सब चीज़ों की आपको हैबिट डलाती है मॉक्स। इसीलिए मॉक्स इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि आप मॉक्स लेटे लेटे दे रहे हैं, ठीक है, अच्छे से बैठ के, चेयर पे बैठ के अच्छे से तब आपको मॉक्स देना है। तभी हो सकता है आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो कीबोर्ड में कोई अदर की ना प्रेस हो जाए। हो सकता है कि कोई अदर की प्रेस होने से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो इस चीज़ की भी प्रैक्टिस आपको मॉक कराता है। ओके। तो एनालिसिस इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हो सकता है कि आप जनरल रीजनिंग के सेक्शन में ज़्यादा ध्यान ना दे रहे हो, या हो सकता है आप उस पे ज़्यादा टाइम लगाते हो, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो रीजनिंग में टाइम ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना है कि टाइम आपको मैनेज करना है। मैनेजमेंट ऑफ टाइम बहुत ज़रूरी होता है, बहुत बहुत ज़रूरी होता है, ट्रस्ट मी। तो आपको अपने सेक्शंस हैं, जैसे अलग अलग सेक्शंस हैं, उनको क्या करना है, डिवाइड करना होता है। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, या मैथ्स हो, या कोई भी सेक्शन अगर है आपके में, ठीक है। तो आपको सबसे पहले वो आपके सिस्टमेटिक वे में बनाना होगा कि मैं इतने इतने टाइम में अपना सेट करके चलूँगा, ठीक है। तो आपको मॉक्स जब आप देते हैं उस टाइम भी आप इतना बना के चलिए कि अगर आप 10 मिनट में या 15 मिनट में जीके ख़त्म कर रहे हैं, जीएस, ठीक है, उसके बाद आप रीजनिंग के लिए टाइम अलग से रखिए कि आप 30 मिनट या 40 मिनट रीजनिंग को देंगे। उसके बाद आप इंग्लिश के लिए अलग से टाइम रखिए कि मैं ये 1 घंटा पूरा इंग्लिश को दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा क्या कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही राइट ट्रैक पे चलेगी। कुछ भी ऐसे ही करना, बस ऐसे ही बेवजह मॉक्स दे देना, उसके बाद उसको देखना भी नहीं, बट अपने आप को ये आप सेटिस्फैक्शन दिला रहे हैं कि हाँ मैंने तो मॉक दिए हैं, और इसका जो खामियाजा वो आपको भुगतना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, रिज़ल्ट के टाइम पे। तो ये हो गया हमारा 6th टिप। मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इस सेंस में कि आपको जो आपकी पढ़ाई है वो भी टाइम मैनेज करके चलना है, ठीक है। मैंने जो टाइम टेबल बनाया था, देखिए मैं हर बच्चे को ध्यान में रख के टाइम टेबल नहीं बना सकती थी, इसलिए मैंने एक जनरलाइज टाइम टेबल तैयार किया कि आप उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें लीजिए और कुछ चीज़ें आप छोड़ दीजिए जो आपको नहीं सही लगती हैं। तो इस तरह से आप अपना खुद टाइम टेबल बनाइए तो ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कोई काम कुछ अलग टाइम पे करता है, कोई काम कुछ अलग टाइम पे करता है, कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम क्या करना है, मैनेज करना है। और सेम आपको ये भी टाइम मैनेज करना है, जब आप मॉक्स देते हैं आपको उस दौरान भी अपना टाइम मैनेज करना है कि जो आप रीजनिंग सेक्शन में कितना टाइम ले रहे हैं, आप कंपैरिजन करिए अपने टाइम का कि आपने पहले मॉक में कितना टाइम लिया, सेकंड मॉक में कितना टाइम लिया, या थर्ड में कितना टाइम आप ले रहे हैं। तो उन सारे टाइम को देखते देखते आप ये कंपैरिजन करिए कि आप ज़्यादा टाइम किस में लगा रहे हैं या कम टाइम किस में लगा रहे हैं, या मुझे किस हिसाब से टाइम मैनेज करना है। और सेम आपको ये करना होता है एग्ज़ाम हॉल में, जब आप पेपर दे रहे होते हैं, एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उस वक्त भी आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप कितने टाइम में क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरी टिप है कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो सोशल मीडिया का यूज़ हो, चाहे वो यूट्यूब पे यूज़ हो, कुछ भी आप कर रहे हैं तो आप अपने टाइम मैनेज करके चलिए। जो नेक्स्ट मेरी टिप है वो है 8th टिप है एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं या नोट कर रहे हैं अपने नोट्स, तो उसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। जैसे कि अगर आप रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आप उसको डेली बेसिस पे लिखते हैं, तो आप उसको डेली बेसिस पे ही रिवाइज़ भी करिए, चाहे वो 5 मिनट का टाइम निकालिए, चाहे वो 10 मिनट का टाइम निकालिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन इस सेंस में कि अगर आप
थोड़ा सा ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं तो उनमें भी थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए कि कई ऐप्स हैं वो कैब में बहुत अच्छे हैं, कई ऐप डेली आपको इडियम फ्रेजेस लर्न कराते हैं, कई ऐसे ऐप्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे टॉपिक्स अवेलेबल करते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों पे डिपेंड हैं या आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाने की ज़रूरत है, या कोई नया अपडेट आपको मिला है, ठीक है, या आपने कोई ऐसी चीज़ अपनी वीक पॉइंट देखा है और उसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा जो टिप है वो है सेल्फ स्टडी। जो मेरा नाइन्थ है वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी आप समझते हैं कि खुद से की हुई पढ़ाई, ठीक है। मैं देखिए कई ऐसे चैनल्स हैं जो आपको, जब आप अपना टाइम अगर बचाना चाहते हैं तो आपके लिए कई चैनल्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं जो आपको हिंदू की वोकेबलरी भी बताते हैं, उसकी हिंदी मीनिंग भी बताएंगे और साथ में सेंटेंस का यूज़ भी बताते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपका सारा टाइम वो बचाते हैं। बट अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, ज़्यादा टाइम है, तो आप खुद से अगर ये चीज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो जो भी आप वर्ड देखेंगे वो आपकी मेमोरी में फीड हो जाएगा, ठीक है, वो डेटा आपको बाद में भी काम देगा। जब आप क्वेश्चन देखते हैं, चारों ऑप्शंस देखते हैं, तब आप जो आपकी मेमोरी है वो एक कंप्यूटर जैसी है, वहाँ पे सर्च ऑप्शन चालू हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है, सेल्फ स्टडी करते रहिए और सेल्फ एनालिसिस करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। एंड बहुत आप एक अच्छा स्टेनोग्राफर इस सेंस में बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट है मेरा 10th जो आखिरी टिप है मेरा वो है सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एसएससी के पैटर्न से फ़ैमिलियर नहीं हो पाएंगे, और अगर फ़ैमिलियर नहीं हो पाएंगे तो आप उस पेपर से भी फ़ैमिलियर नहीं हो सकते जो आपका अपकमिंग पेपर है, ठीक है। हो सकता है आपने अपना एम 170 बना रखा हो आउट ऑफ 200 एंड कुछ ऐसी मिस्टेक्स आपसे हो जाएं जो आपको 140 पर लाकर छोड़ें, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। आपको चाहे वो जनरल रीजनिंग का सेक्शन हो, मैंने पहले ही भी कहा है कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जितना भी जो भी, चाहे ग्रामर हो गया, चाहे वो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन हो गया, थोड़ा बहुत जैसे हिस्ट्री में मुगल सेक्शंस है तो मुगल्स में आप ये पढ़ लीजिए कि अकबर कौन थे, ये कौन था, बाबर कौन थे, कब इनका क्या क्या हुआ था। उसके बाद उसको थोड़ा सा जाके डीप में पढ़ लीजिए, ठीक है। डीप में पढ़ने के बाद आप उसकी जो प्रीवियस ईयर्स के सेट आते हैं वो सॉल्व करिए। वो सेट सॉल्व करने के बाद आपको ये आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी का जो तरीका है वो किस तरह से है, वो किस तरह से आपसे घुमा के वो क्वेश्चन करती है, ठीक है। तो मेरी ये थी आज की लास्ट टिप। तो उम्मीद करती हूँ आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये जो 10 टिप्स मैंने दिए हैं टू बिकम अ गुड स्टेनोग्राफर, अगर आपको स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है अच्छे मार्क्स के साथ तो इन 10 चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी अच्छे स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो या मेरा जो तरीका है पढ़ाने का अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। और अगर आपको कोई भी डाउट है या आप किसी भी चीज़ पर मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज से कनेक्ट हो सकते हैं, स्टेनो ट्यूबर्स के नाम से है। और आप साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी मैं टेलीग्राम पर नहीं हूँ, जल्दी मैं ग्रुप बनाऊँगी, तब तक के लिए वेट करिए। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स, बाय बाय।